वो आदमी फिर अपनी जान बख्शने की गुहार लगाते हुए कहता है, बस बहुत हुआ, अब जाने दो मुझे। उस आदमी के बार बार कहने पर भी यक्षिणी नहीं रुकती है। उस आदमी के साथ काम क्रीड़ा जारी रखती है। वो आदमी फिर हांफते हुए कहता है, देखो मैं कहता हूँ जाने दो मुझे, अब तुम्हें जो करना है वो तुम अपने प्रेमी के साथ करना। यक्षिणी उस आदमी के साथ संभोग करते हुए ही कहती है, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ, अभी तो मेरी प्यास बुझी ही नहीं है। तुम ही तो पूछ रहे थे ना कि मैं अपने प्रेमी के साथ यहाँ पर क्या करने वाली थी, अब वही सब तो मैं तुम्हारे साथ कर रही हूँ और तुम कह रहे हो कि हो गया। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। यक्षिणी कुछ ज्यादा ही शर्माते हुए कहती है, मैं तो अपने प्रेमी के साथ और भी बहुत कुछ करने वाली थी। वो आदमी हांफते हुए कहता है, और क्या करने वाली थी तुम अपने प्रेमी के साथ? यक्षिणी जवाब देती है, मैं अपने प्रेमी के साथ तब तक संभोग करने वाली थी जब तक वो मेरे अंदर की वासना को शांत नहीं कर देता, पर तुम तो पहले ही ठंडे पड़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे सच्चे प्रेमी नहीं हो, तुम यक्षिणी से प्यार नहीं करते। जैसे वो आदमी यक्षिणी शब्द सुनता है, उसके ऊपर जो यक्षिणी के हुस्न का मायाजाल चढ़ा हुआ था उसका नशा टूट जाता है। उसे याद आ जाता है कि यक्षिणी आखिर क्या बला थी। उस आदमी की रूह कांप जाती है, उसकी सांसें और जोर से चलने लग जाती है। वो आदमी हकलाते हुए कहता है, क्या कहा? यक्षिणी? इसका मतलब तुम यक्षिणी हो? यक्षिणी डरावनी आवाज में कहती है, हाँ मैं यक्षिणी हूँ, तेरी मौत। इतना कहकर यक्षिणी जोर जोर से हंसने लग जाती है। उसकी डरावनी हंसी आसमान में गूंजने लग जाती है। अगले ही पल यक्षिणी के खूंखार दांतों के साथ उसके खूंखार पहने लंबे नाखून बाहर निकल जाते हैं, जो खंजर की तरह पहने थे। गुस्से से यक्षिणी की आंखें लाल हो गई थी। यक्षिणी डरावनी आवाज में कहती है, तू जानता है अगर मेरा प्रेमी मुझे संतुष्ट कर देता तो फिर मैं उसके साथ क्या करती? वो आदमी इतना डर गया था कि कुछ जवाब नहीं देता है, बस एकटक नजर से यक्षिणी को देखते रहता है। यक्षिणी खुद डरावनी आवाज में बोल पड़ती है, मैं अपने प्रेमी का खून पी जाती और फिर उसके बाद मैं उसे मौत। इतना कहकर यक्षिणी खुद हंसने लग जाती है। वो आदमी इतना डर से सहम गया था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था, डर के मारे चीख तक नहीं पा रहा था। उसकी आवाज उसके गले में ही अटक कर रह गई थी। यक्षिणी उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहती है, संभोग तो तूने भी मेरे साथ किया है ना, जो मैं अपने प्रेमी के साथ करने वाली थी, तो फिर अब मरना तो तुझे भी पड़ेगा। आखिर यही तो करती हूँ मैं अपने हर शिकार के साथ। वो आदमी डर से ना में अपना सिर हिलाने लग जाता है, जैसे वो समझ गया हो कि अब यक्षिणी उसके साथ क्या करने वाली थी। यक्षिणी डरावनी आवाज में उस आदमी को गुस्से से देखते हुए कहती है, जानता है संभोग करने के बाद मैं अपने प्रेमी के साथ क्या करती? वो आदमी सहमा हुआ ही रहता है, उसका दिल जोरों से धड़कने लग जाता है, इतने जोर से कि यक्षिणी को भी उसके दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई देने लग गई थी। यक्षिणी उस आदमी के सीने पर अपने पैने नाखून फेरते हुए कहती है, संभोग करने के बाद मैं अपने प्रेमी के सीने पर अपने नाखून कुछ इस तरह फेरती, फिर उसके बाद उसकी आंखों में देखते हुए ही अपना नाखून उसके अंदर यूं घुसेड़ देती। इतना कहते ही यक्षिणी अपने हाथों की 5 उंगलियां उस आदमी के सीने के अंदर घुसेड़ देती है। वो आदमी कसकर चीखता है, आह! यक्षिणी के नाखूनों से उस आदमी के बदन का सारा खून यक्षिणी के बदन के अंदर जाने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे यक्षिणी अपने नाखूनों की मदद से उस आदमी का खून पी रही हो। वो आदमी दर्द से तड़पते रहता है। देखते ही देखते उस आदमी का शरीर पूरी तरह सफेद पड़ जाता है, उसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं बचती है। यक्षिणी उस आदमी के सफेद पड़े बदन को देखते हुए ही डरावनी आवाज में कहती है, अपने प्रेमी के बदन का सारा खून पीने के बाद मैं उसका दिल इस तरह निकाल लेती, उसके दिल को उसके सीने से अलग कर देती। इतना कहकर यक्षिणी अपनी मुट्ठी उस आदमी के दिल के अंदर गुस्से के साथ बंद करती है और जब अपना हाथ उसके सीने से बाहर निकालती है तो यक्षिणी के हाथ में उस आदमी का दिल था, जो कि अभी भी धक धक धड़के जा रहा था। वो आदमी अपना दम तोड़ते हुए कसकर चीखता है, आह! वो आदमी इतने कसकर चीखा था कि उसके चीखने से पूरा कालाझाड़ी जंगल दहक उठा था। इस तरफ कालाझाड़ी जंगल के अंदर ही अनुराग धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते जा रहा था। अनुराग ने अपने हाथ में अपना बैग पकड़ा हुआ था और उसी का बोझ ढोते हुए वो आगे बढ़ते जा रहा था। दिन भर का सफर तय करने के बावजूद भी उसके चेहरे पर जरा सी भी थकान नजर नहीं आ रही थी, बल्कि वो तो बहुत एक्साइटेड नजर आ रहा था।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो यक्षिणी पर कहानी लिखने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी नहीं जा रहा था, बल्कि अपनी जिंदगी के पास जा रहा था। वो जिंदगी जो कहीं छूट गई थी और अब वो उस जिंदगी के पास वापस जा रहा था। अनुराग बड़ा ही खुश नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक नजर आ रही थी, एक ऐसी रौनक जो आज से पहले कभी नजर नहीं आई थी। पहले वो मुस्कुराता तो था पर दिल से नहीं, पर आज वो अपने पूरे दिलो जान से मुस्कुरा रहा था। अनुराग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अपने आसपास फैले बड़े बड़े पेड़ को देखते हुए खुद से कहता है, इतने सालों बाद गांव में आया हूँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात हो। जब यहाँ से गया था कुछ नहीं बदला है। ये काला झाड़ी जंगल अभी भी उतना ही सुनसान है जितना पहले था। इसमें अभी भी गहरा सन्नाटा मौजूद है। अनुराग फिर खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे तो लगा था मैं काला झाड़ी जंगल के अंदर भटक जाऊंगा, ग्रेवयार्ड कोठी रात के वक्त नहीं पहुंच पाऊंगा, पर मुझे तो अभी भी सारे रास्ते पता है। मैं तो आंखें बंद करके ग्रेवयार्ड कोठी जा सकता हूँ। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। यही सब बड़बड़ाते हुए अनुराग अकेले ही काला झाड़ी जंगल में आगे बढ़ते जा रहा था। अनुराग अपना कदम बढ़ाते हुए कहता है, मैं तो कब का ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच जाता अगर मेरा पेट खराब नहीं होता तो। वो तो स्टेशन पर उतरते ही मेरा पेट खराब हो गया, इसलिए वहीं पर हल्का होने के लिए रुक गया था, वरना मैं तो उस ट्रेन वाले आदमी के साथ यहाँ तक आने वाला था। आखिर उसे भी तो रोंका-मुचा गाँव ही जाना था ना, वो भी तो यहीं से होकर गुजरता। पता नहीं उसके चाचा ठीक होंगे भी या नहीं। भगवान उसके चाचा को सही सलामत रखे। अनुराग ने इतना कहा ही था कि तभी एक आदमी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। आ! वो चीख इतनी तेज थी कि काला झाड़ी जंगल के सारे पक्षी उड़ने लग गए थे। एक हलचल सी काला झाड़ी जंगल के अंदर चलने लग गई थी। अनुराग उस आवाज को सुनते हुए कहता है, ये आवाज कैसी थी? ये तो किसी आदमी के चीखने की आवाज थी। अनुराग कुछ सोचते हुए खुद से बड़बड़ा पड़ता है, ओह शिट, आज तो पूर्णिमा है। ग्रेवयार्ड कोठी जाने की खुशी में मैं ये तो भूल ही गया था। आखिर आज की और अमावस्या की रात ही तो यक्षिणी मर्दों को अपना शिकार बनाती है। अनुराग अपना और दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, इसका मतलब ये आवाज उस आदमी की थी जिसे यक्षिणी ने अपना शिकार बनाया होगा, और वो इस वक्त किसी को अपना शिकार बना रही होगी। मुझे जाना होगा उस जगह पर जहाँ पर यक्षिणी किसी मर्द को अपना शिकार बना रही है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। आखिर उस पर कहानी लिखने के लिए तो मैं अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आया हूँ। मुझे यक्षिणी से मिलना है मुझे यक्षिणी से। यक्षिणी के बारे में सोचकर अनुराग बौखला गया था और कुछ के कुछ बड़बड़ाया जा रहा था। अगले ही पल अनुराग अपनी आंखें बंद करता है और ध्यान लगाने लग जाता है। वो सोचने लग जाता है कि उसे जिस आदमी के चीखने की आवाज सुनाई दी थी वो किस तरफ से आई थी। कुछ पल बाद ही अनुराग अपनी आंखें खोलता है और अपना बैग वहीं पर छोड़कर किश्नोई घाट की तरफ भागने लग जाता है। वो पूरी तरह कंफर्म था कि उसे उस आदमी की आवाज उसी तरफ से सुनाई दी थी। अनुराग अपनी पूरी जान लगाकर किश्नोई घाट की तरफ भागने लग गया था। अनुराग ऐसे भाग रहा था जैसे कोई प्रेमी सदियों बाद अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसकी तरफ भागता है। अनुराग के दिल में भी यक्षिणी से मिलने के लिए उसी की तरह आस थी। वो किसी भी कीमत पर यक्षिणी से आज के आज ही मिलना चाहता था, इसलिए वो अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा था। एक तरफ अनुराग यक्षिणी से मिलने के लिए घाट की तरफ भाग रहा था, तो दूसरी तरफ घाट पर ही यक्षिणी बैठकर उस आदमी का दिल कच कच करके खाई जा रही थी। वो अभी भी अपने रौद्र अवतार में थी। उसकी आंखें लाल थी, उनमें गुस्सा समाया हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और खूंखार नाखून और दांत बाहर निकले हुए थे, जिन पर अभी भी उस आदमी का खून लगा हुआ था। यक्षिणी के बदन पर उसकी काली साड़ी वापस से लिपट गई थी। यक्षिणी ने अपने हाथ में उस आदमी का दिल पकड़ा हुआ था, जिसे वो कच कच करके अपने पैने दांतों से चबाए जा रही थी। यक्षिणी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उस आदमी का दिल खाने में बहुत मजा आ रहा हो। उसके दिल को खाने से यक्षिणी के अंदर की भूख मिट रही हो, जो ऐसे ही नहीं मिटती थी। यक्षिणी आसमान में निकले चांद को देखे जा रही थी और उस आदमी का दिल खाते जा रही थी। यक्षिणी उस आदमी के दिल को कच कच करके खाई रही थी कि तभी उसे भागते हुए किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उस आहट को सुनकर यक्षिणी दिल चबाना बंद कर देती है। उसकी तरफ आते हुए कदमों की आहट को सुनकर यक्षिणी खुश होने लग जाती है। उसे एक महक आने लग जाती है। उस महक को सूंघकर वो पहचान जाती है कि वो कदमों की आहट किसकी थी। यक्षिणी खुश होते हुए कहती है, वो आ गए, मेरे प्रेमी आ गए, मेरे लेखक बाबू आ गए। मुझे आपका ही इंतजार था लेखक बाबू। आइए अपनी यक्षिणी के पास आइए। जैसे जैसे कदमों की आहट करीब आते जा रही थी, यक्षिणी वापस से नॉर्मल होते जा रही थी।
उसकी आंखें लाल से फिर से सफेद हो गई थी। उनमें काजल लग गया था अपने आप। जो बाल बिखरे हुए थे वो सज गए थे। साथ में उनमें चमेली के फूलों का गजरा भी लग गया था। उनके पैने, खूंखार दांत और नाखून अंदर चले गए थे, वो भी नॉर्मल हो गए थे। प्यार होता ही ऐसा है जो आपको एक पल में बदल कर रख देता है, और अनुराग के प्यार ने भी आज यक्षिणी को फिर से एक पल में डायन से यक्षिणी के रूप में बदलने के लिए मजबूर कर दिया था। यक्षिणी वापस से अप्सरा की तरह सुंदर लगने लग गई थी, इतनी सुंदर कि उसे देखते से ही कोई भी उसका दीवाना हो जाए, उसकी मदहोश आंखों में डूब जाए। जैसे जैसे कदमों की आहट करीब आते जा रही थी, उन कदमों की आहट को सुनकर यक्षिणी की आंखें नम होने लग गई थी। कैसे ना होती, उसने सदियों से अपने प्रेमी का इंतजार जो किया था, जो कोई और नहीं बल्कि लेखक बाबू थे। वो जानती थी कि लेखक बाबू ही थे जो उससे सच्चा प्रेम करते थे। लेखक बाबू ही उसे उसके अभिशाप से मुक्ति दिला सकते थे। यक्षिणी अनुराग को पुकारते हुए ही नम लहजे के साथ कहती है, आओ लेखक बाबू, मेरे पास आओ, जल्दी से अपनी यक्षिणी के पास आओ।